नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू को हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 865 तक कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक जेनेटिक्स और आपका प्लांट टेक्सोनॉमी से रहेगा। साथ ही साथ हम थोड़ा प्लांट मॉर्फोलॉजी के सवाल भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेक्शन वाइज हम लोगों ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 866 उसी में आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है ऑर्गेनिज्म विच डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव दोनों गुणों को प्रदर्शित करने वाले जीव कौन सा है। इनमें से आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। बैक्टीरिया, जो जीवाणु हैं, वायरस, विषाणु, डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए देखिए, साइनोबैक्टीरिया क्या है, शैवाल है, एल्गी है। डायटम क्या है, एल्गी है। ठीक है, ए लिख रहा हूँ, समझ जाइए, एल्गी है, शैवाल है। और वायरस आपको पता है ये विषाणु है, जीवाणु। अब ये आपके शैवाल हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जीवित होते हैं। ठीक है, इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, चयापचय की क्रिया इनमें एक कोशिकीय जीव हैं इनमें होती है। एक ये वायरस ऐसा अनोखा जीव है जो मृत होता है तब तक जब तक वो किसी, क्योंकि ये हमेशा परजीवी होता है वायरस। ठीक है, हमेशा पैरासाइट है और दूसरे के ऊपर निर्भर करता है अपने पोषण के लिए और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो जब तक ये किसी जीव के ऊपर नहीं होता है ना, हवा में रहता है या ज़मीन में या पानी में, जब तक इसको पोषण तत्व नहीं मिलते हैं तब तक वायरस जो है वो निर्जीव रहता है। और जैसे ही इसको कोई जहाँ से इसको पोषण मिलना हो, जैसे पेड़ हो या कोई और जंतु हो जिसके ऊपर ये निर्भर हो, उस पर बैठ जाएगा तो ये सजीव कहलाएगा। तो इसीलिए जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में आता है, ना इधर का ना उधर का। ठीक है, दोनों में काउंट होता है। तो यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 867 आपके सामने है। पूछा, इन द टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडवांस्ड। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे उन्नत है। देखिए, उन्नत के लिए फिर वही पहले समझते हैं। सबसे पहले जो आपको दिए हुए हैं इसमें सबसे पहले कौन आए। अगर हम केशुरों या वर्टिब्रेट की बात करें, सबसे पहले मछली आई। मछलियों से बने एम्फीबियन या उभयचर, फिर बने रेप्टाइल या सरीसर्प, फिर बनी चिड़िया या एव्स, उसके बाद मैमल्स या स्तनधारी। ये हमने वर्टिब्रेट्स की पूरी श्रृंखला देख ली है ना, विकास की, एवोल्यूशन। अब देख लेते हैं आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। इन ऑप्शनों को विभाजन कर लेते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मछली दी हुई है, शार्क मछली, तो ये किस में आएगी, फिश में। चमगादड़ किस में आएंगे, स्तनधारियों में, एम। ऑक्टोपस, इसकी बात करेंगे अभी। गिद्ध, गिद्ध किसके भीतर आएंगे, गिद्ध आएंगे चिड़िया या एव्स के भीतर। ठीक है, अब ऑक्टोपस की बात कर लेते हैं। ऑक्टोपस मछली नहीं है, पानी के नीचे ज़रूर रहती है। ऑक्टोपस क्या है, ये एक मोलस्का है। ठीक है, और मोलस्का का जो इवोल्यूशन हुआ तो केशुरोक या आपके वर्टिब्रेट्स, और कहना उचित रहेगा कॉर्डाटा, कॉर्डाटा में ही वर्टिब्रेट आते हैं। तो कॉर्डाटा जो फाइलम है, और मोलस्का भी एक फाइलम है, तो मोलस्का पहले आए और कॉर्डाटा उसके बाद आए। मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्माटा, और इकाइनोडर्माटा के बाद आता है कॉर्डाटा। मोलस्का में आपके आ जाते हैं ऑक्टोपस, इकाइनोडर्माटा में आती है स्टारफिश या तारा मछली। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके कॉर्डेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि हाँ, जो केशरूक हैं या वर्टिब्रेट्स हैं उनसे पहले मोलस्काज आए, तो ऑक्टोपस तो नहीं होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये पहले बना है ना। सबसे उन्नत का मतलब है सबसे बाद में कौन जो इवॉल्व हुआ। तो इसमें अगर देखा जाए तो मछली, ऑक्टोपस तो पहले बाहर हो गया, बची मछली, आपकी चिड़िया बची और स्तनधारी बचे। तो हम अगर इस क्रम को देखें ध्यान से तो इसमें स्तनधारी सबसे आखिरी में, तो स्तनधारी सबसे बाद में या सबसे उन्नत होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चमगादड़, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 867 को हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 868 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा
आपको इसमें नीचे अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम दिए हुए हैं या बीमारियां दी हुई हैं और पूछा जा रहा है ये एक्स लिंक्ड आनुवंशिक रोग है। एक्स लिंक्ड का मतलब हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होंगे या एक्स वाई होंगे, ये लड़के में ये लड़की में, ठीक है। उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा है कि एक्स लिंक्ड कौन सा आनुवंशिक रोग है इनमें से। आपके ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। आपके ऑप्शन पहला दिया हुआ है मार्टिन बेल सिंड्रोम, ऑप्शन बी दिया हुआ है डाल्टोनिज्म, ऑप्शन सी दिया हुआ है ड्यूचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन डी दिया हुआ है फेब्री डिसीज, फेब्री रोग, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए इसको समझते हैं प्रश्न को, ठीक है। मार्टिन बेल सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, मार्टिन बेल सिंड्रोम जो है ना, ये सेक्स लिंक्ड है पहली चीज़। अब सेक्स लिंक्ड है तो या तो एक्स के साथ होगा या तो वाई के साथ जुड़ा होगा, एक्स वाई होगा या तो एक्स एक्स होगा। तो ये जुड़ा होता है एक्स के साथ, है ना, जो एक्स रहता है। तो ये लड़की लड़कों दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि चूंकि लड़कियों में 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो लड़कियों में मार्टिन बेल सिंड्रोम कम लक्षण दिखाता है ना, क्योंकि 2 में से एक ही खराब होगा। अगर ये मार्टिन बेल सिंड्रोम होगा तो 50% जो लक्षण है लड़कियों में वो कम दिखाई देंगे लड़कों के मुकाबले। क्यों? लड़कों में एक ही एक्स पाया जा रहा है। तो मार्टिन बेल सिंड्रोम का ज़्यादा प्रभाव लड़कों के ऊपर होता है और जो लड़कियां होती हैं या जो माताएं हैं वो उसको कैरी करती हैं। अगर उनको मार्टिन बेल सिंड्रोम है तो अगर लड़का संतान हो रही है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लड़के को हो जाए। तो ये एक्स लिंक्ड है ना। थोड़ा आपको विस्तार में बता दिया, जानना चाहें तो इन्फॉर्मेशन रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना जान लीजिए कि मार्टिन बेल सिंड्रोम एक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। इतना जानना तो ज़रूरी है। फिर डाल्टोनिज्म, तो डाल्टोनिज्म क्या होता है? तो डाल्टोनिज्म जो रतौंधी माफ़ कीजिएगा, जो वर्णांधता होती है, जो कलर ब्लाइंडनेस है, उसी का दूसरा नाम है। और हमें पता है जो वर्णांधता है या जो कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या होती है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। वो भी इसी तरह होता है, जो माताएं होती हैं वो कैरी करती हैं और जो लड़का होता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसमें वर्णांधता होगी। लड़कियां हमेशा कैरियर होती हैं इसकी, ठीक है। तो डाल्टनवाद भी एक्स लिंक्ड हो गया, डाल्टोनिज्म, है ना। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है वर्णांधता को, नहीं हो सकता कि वहाँ कलर ब्लाइंडनेस लिखा हो, डाल्टोनिज्म लिखा होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोनों बातें पता होनी चाहिए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी एक्स लिंक्ड है, ठीक है। और ये भी उसी तरह होती है कि जो लड़कियां हैं उनमें लक्षण या तो नहीं होंगे या तो कम होंगे और लड़कों को ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, ये भी एक्स लिंक्ड है, ठीक है। फिर बात करते हैं फेब्री रोग की या फेब्री डिसीज़, ठीक है। ये क्या होता है? पहली चीज़ तो ये भी एक्स लिंक्ड है, ये जान लीजिए। अब इसकी थोड़ी बता देते हैं क्या है। तो फेब्री रोग जो होता है ना, ये एंजाइम्स जो निकलते हैं शरीर में, स्राव निकलते हैं, उनमें होता है ना, एंजाइम्स में। और ये करते क्या हैं कि जो शरीर से फैट निकलता है, जो लिपिड्स निकलते हैं, जैसे वैक्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, तो ये उनमें की जो निकलना हो गया, ये उनका स्राव है, उसको रोक कम कर देता है ना। या तो कम कर देगा या बिल्कुल ही रोक देगा, ठीक है। ये होता है फेब्री डिसीज़। ये चारों ही रोग आपके क्या हैं? एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक के बारे में पूछा था, चारों ऑप्शन है तो आपका क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे तो एक से अधिक हैं तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही उत्तर, प्रश्न नंबर 868 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 869 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। आपको सही कथन का चुनाव करना है। इसमें 4 कथन दिए हुए अलग अलग हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जो जीन और एलील वर कॉइन बाय जॉनसन। तो जॉनसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जीन और एलील टर्म का के बारे में बताया था। अब जीन और एलील टर्म क्या है? अभी हमने कुछ दिन पहले क्लास में बात की थी कि जो मेंडल का सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने चर्चा की थी कि जीन जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रभावी होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो दबे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये मेंडल ने बताया था कि एक रिसेसिव जीन होता है जो दबा हुआ रहता है, ठीक है, और एक क्या होता है? एक सुपरसीडिंग होता है। तो उसको उन्होंने नाम दिया था एलीज, ये जो विभाजन किया
और इसी को सुधारा था जॉनसन ने। तो ये बात सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सुटन एंड बवेरी। तो सुटन और बवेरी ने ये बात बताई थी कि जो अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी में कि जो क्रोमोसोम होता है ये क्या करता है, ये जीन को कैरी करता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके ऊपर बैठा रहता है। ये किसने बताया, सुटन और बवेरी ने। ये बात सही है। सी आपका क्या कह रहा है कि वन जीन वन एंजाइम की जो हाइपोथेसिस थी ये बेडल और टॉटम नामक वैज्ञानिकों ने दी थी। ठीक है, वन जीन वन एंजाइम की जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, या परिकल्पना है, तो ये भी सही है। देखिए फैक्ट बेस है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर में इससे मिलता जुलता प्रश्न आ चुका है, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी आपका क्या कह रहा है, जंपिंग जीन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय बारबरा मैकक्लिंटॉक। ठीक है, जंपिंग जीन की जो परिकल्पना है बारबरा मैकक्लिंटॉक ने दी थी। ये ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, तो उसमें चारों ही ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये वैज्ञानिकों के नाम और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत या परिकल्पना दी है इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, ये फैक्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 और 68 बीपीएससी की मेंस क्लासेस के बैचेज हमारे यहाँ 3 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और 68वीं बीपीएससी परीक्षा जो फरवरी में होना निर्धारित है, इसके लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 870 आपके सामने है। एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि द काइंड ऑफ एवोल्यूशन इन विच टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जीनोलॉजी कम टू रिसेंबल वन अनदर क्लोजली इज कॉल्ड एज। उस प्रकार का विकास जिसमें विभिन्न जीनोलॉजी की दो प्रजातियां एक दूसरे से निकटता से मिलती जुलती हैं, उसे क्या कहते हैं। दो जीनोलॉजी का मतलब है कि वो अलग अलग फैमिली की या अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग फाइलम की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं एक एक ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन कह रहा है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ठीक है, प्रतिगामी विकास। अब देखिए इसमें क्या है, हमें ये बात पता है कि जो विकास की श्रृंखला है उसमें क्या हुआ था कि जो नया जीव बना वो पिछले जीव से ज़्यादा उत्तम था, है ना, वॉज बेटर। क्यों, उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। जैसे हमने देखा कि जो जीवन की शुरुआत है वो कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया से हुई, फिर बैक्टीरिया से थोड़े और जो एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ बने जो यूकोरियोटिक हैं, और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते लाखों सालों में जो है उत्कृष्ट जो स्पीसीज बनी वो मानव है, ह्यूमन से। ठीक है, ये हमने देखा। अब उसी के बारे में पूछ रहा है तो प्रतिगामी विकास क्या होगा। प्रतिगामी विकास ऐसा होगा कि जो नई स्पीसीज बनी, है ना, जो नई स्पीसीज बनी उसमें क्या होगा कि बढ़त नहीं हो रही है, घटत हो रही है। मतलब उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो पुरानी वाली स्पीसीज के मुकाबले जो है वो कम है, जबकि विकास ना होके क्या हो गया, घट गया कुछ। इसको उदाहरण से समझते हैं, बड़ा अच्छे समझ में आएगा। देखिए हमें ये बात पता है कि जो केशुरुक के उदाहरण ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ आमतौर पर दिखाई देते हैं तो समझ में अच्छे आते हैं। कि हमें पता है कि मछलियों से उभयचर बने एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बने या सरीसृप बने। सरीसृप के बाद चिड़िया बनी, चिड़िया के बाद स्तनधारी बन गए या मैमल्स बन गए। तो अब अगर इसमें देखें तो हमें पता है ऑस्ट्रिच नामक चिड़िया जो होती है वो क्या उड़ नहीं सकती, है ना। अब उसका जो चिड़िया का विकास किससे हुआ है, वो हुआ रेप्टाइल से या सरीसृपों से। तो चिड़िया उड़ने के लिए बनी है। पर यहीं एक ऑस्ट्रिच नामक चिड़िया है, या कीवी हो गई या पेंगुइन हो गई, ये ऐसी चिड़िया हैं जो उड़ नहीं सकती। शरीर में वज़न ज़्यादा है और पंख उस हिसाब से नहीं कि शरीर को उड़ा ले जाएं। तो ये किस तरह का इवोल्यूशन हुआ, ये प्रतिगामी विकास हो गया, है ना, पीछे की तरफ चले गए। ठीक है, चलिए अब समानांतर या पैरेलल इवोल्यूशन को समझते हैं। पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब है कि मान लीजिए एक ये कोई जीव था, इसमें दो इसके बच्चे हुए, दोनों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आए। इस ये बने तो इसकी अलग फैमिली बन गई, एक इसकी अलग फैमिली बन गई। जैसे कहा जाता है घोड़ा और हिरन, इन दोनों का निर्माण एक ही तरह के जीव से हुआ है। ठीक है, घोड़े में क्या होता है, उसका जो खुर होता है
वो क्या होता है, पूरा खुर एक होता है ना, उसमें विभाजन नहीं होता। कैसे? घोड़े का खुर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसमें। और जो हिरन का पैर होता है वो क्या होता है, कुछ उसमें बीच में गैप होता है, हिरन का या गाय का कह लीजिए, उसमें क्या होता है, खुर जो होता है वो दो टुकड़े में होता है। पर हिरन और घोड़ा दोनों ही दौड़ते हैं, विकास हुआ दोनों में, अलग अलग हुआ और एक साथ हुआ। एक तरफ हिरन की वंशावली बढ़ गई, एक तरफ घोड़े की वंशावली बढ़ गई, है ना। अलग अलग स्पीसीज तो बनी पर समांतर विकास हुआ, दोनों का काम एक ही है, दौड़ने का काम, पर विकास समांतर हो रहा है, ठीक है। अब प्रगतिशील विकास कह लेते हैं। प्रगतिशील विकास जो है वो जनरली देखा जाता है कि प्रगति हो रही है किसी जीव में। मछली पानी के बाहर सांस नहीं ले सकती थी, उससे उभयचर बन गए, वो दोनों जगह सांस ले सकते थे, ठीक है। फिर सरीसृपों से चिड़िया बन गई, तो चिड़िया बनने से क्या हुआ, सरीसृप जो है एक छोटी सी जगह में अपना शिकार कर सकते थे, चिड़िया बन गई तो दूर जो है इलाकों में जाके अपना शिकार कर सकती थी, तो पेट भरने के लिए उसके पास ज़्यादा साधन थे, अपना बचाव कर सकती थी, क्यों, पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये गतिशील विकास का उदाहरण हो गया। अब अभिसारी विकास है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसको समझते हैं क्या है। तो जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसमें क्या होगा कि दो जीव अलग अलग प्रजाति के हैं, अलग अलग फाइलम के हैं, पर क्या कर रहे हैं कि काम एक जैसा हो रहा है, ठीक है। जैसे चिड़िया में पंखों का निर्माण हुआ और वहीं जो कीट हैं या जो आर्थ्रोपोडाज हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनमें भी पंख हुए, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है अभिसारी विकास का उदाहरण है, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आपके लिए ना आज ये इवोल्यूशन के अलग अलग लेके आया हूँ कारक, कि हो सकता है प्रश्न कुछ घुमावदार आ जाए, है ना, गलत नहीं होना चाहिए। कुल मिला के यही टारगेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 870 का देखा हमने, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 871 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड व्यवस्था किसके द्वारा देखी जा सकती है ना। तो आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, हमें पता है कि सूक्ष्म जीवों को देखने का तरीका क्या है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप भी है, पर लाइट माइक्रोस्कोप जो है उतना सक्षम नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो उन्नत, बिल्कुल कहते हैं एकदम न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है। लाइट माइक्रोस्कोप पहले आते थे, इसमें सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्ट करके दिखा जाता है। तो हम लोगों के स्कूलों में जो माइक्रोस्कोप रहता है वो ये लाइट माइक्रोस्कोप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बहुत महंगा है। चलिए, तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, परंतु जो न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट है डीएनए का, वो किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो वो देखा जा सकता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, है ना, एक्सरे के माध्यम से। ये है, सेंट्रीफ्यूज का यूज़ होता है बेसिकली जो आपका रक्त है ना, उसमें से उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे ब्लड हो गया, उसका प्लाज्मा हो गया, उन सबको अलग करने के लिए घुमाकर, तो वो इसमें कारगर नहीं होगा ये प्रक्रिया। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। और चार्ल्स विल्किंस ने जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की खोज की, उसके बाद ही जो दो वैज्ञानिक थे वॉटसन और क्रिक, उन्होंने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है। किसने, वॉटसन ने, क्रिक ने जब ये स्ट्रक्चर बनाया था, वो कब बनाया था, जब विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के से इसको डीएनए को देख लिया उसके बाद कि भाई ऐसा है, तो उन्होंने फट से स्ट्रक्चर खींच दिया और उनका नाम हो गया वॉटसन क्रिक का। हमें यहाँ दो जानकारी प्राप्त हुई, विल्किंस और आपके वॉटसन और क्रिक के बारे में, और एक ये भी। प्रश्न नंबर 871 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 872 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 872 कह रहा है द नंबर ऑफ ऑटोजोम पेयर इन ह्यूमन फीमेल ओवम, मनुष्य में जो मादा डिम्ब में ऑटोमोसोम्स के जोड़े की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, ह्यूमन फीमेल ओवम का मतलब है जो बच्चा है उसका निर्माण कहाँ से होगा, ओवम से। ओवम किस में होंगे, फीमेल में, ठीक है। और
जो पिता है उसे स्पर्म सेल्स आएंगे। फीमेल एग को ओवम भी कहते हैं। तो जो ओवम है ये क्या है, ये माता के जीन कैरी कर रहा है। और हमें पता है कि जो मनुष्य होता है उसका जो बच्चा होता है, या मैमल्स किसी भी स्तनधारी को ले लें, तो ये मान लीजिए माता है और ये पिता है। तो आधे और आधे मतलब 23 माता से और 23 पिता से आएंगे, तब जाके बच्चे में 46 क्रोमोसोम पूरे होंगे। ठीक है, आधे आधे आते हैं दोनों में से। माता से जो एक्स आएगा, पिता से वाई आएगा, अगर नर संतान है तो, मेल अगर है तो क्या होगा, एक्स जो है ये माता से आए, ये 23 लेके आएंगे। ये तो केवल सेक्स क्रोमोसोम की बात हो गई। एक तो ये आएगा और 22 अलग से आएंगे, आधे आधे आएंगे ना, आधे माता से आधे पिता से, तब जाके बच्चे का निर्माण होगा। और अभी क्या है, ओवम है केवल, है ना, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हुआ है। ओवम में जब पिता के 23 स्पर्म के सेल्स, है ना, स्पर्म के क्रोमोसोम मिलेंगे, तब जाके एम्ब्रियो बनेगा। तो जो ओवम है उसमें कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम। ठीक है, कितने हो गए, 23। इसको हटा देते हैं, 23 क्रोमोसोम हो गए। बात समझ में आ गई, 46 नहीं होंगे, 23 होंगे। और 23 में भी ये दो प्रकार के होंगे, 22 होंगे ऑटोसोम और एक होगा सेक्स क्रोमोसोम, जो बच्चे का लिंग निर्धारण करेगा, सेक्स क्रोमोसोम। होमो और जो ऑटोसोम्स हैं ये क्या हैं, ये एक दूसरे की कॉपी रहते हैं। और आपसे पूछा क्या, मनुष्य के मादा डिम्ब में ऑटोसोम्स जोड़े की कितनी संख्या होती है। ठीक है, तो जोड़े की बात हो रही है, तो कितने हैं, 22 क्रोमोसोम माता के, एक इसका, तो कितने हो गए, ये 22 ऑटोसोम की बात हो रही है। और 22 के क्या है, ये 11 के दूनी, मतलब जोड़े की बात हो रही है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा, ऑटोसोम्स के जोड़े, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, 11। ठीक है, गलती नहीं करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि 46 बच्चे में होते हैं, और जो बच्चे का निर्माण होता है तो आधे माता से आधे पिता से आते हैं। तो 46/2 हो गया 23 जो माता से आएंगे। और ये 23 में भी एक सेक्स क्रोमोसोम निकाल दीजिए, 22 ऑटोसोम आ जाएंगे, है ना। और 22 क्या हैं, ये जोड़े हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 873 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मिर्च में तीखेपन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पंजेंसी इन द चिलीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कैप्सेसिन, बी जेंथोफिल, ऑप्शन सी लाइकोपीन, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, मिर्च का जो तीखापन होता है वो होता है किसके द्वारा, कैप्सेसिन की वजह से। ठीक है, बाकियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो जेंथोफिल क्या है, जेंथोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, क्रोमोप्लास्ट। जेंथोफिल एक क्रोमोप्लास्ट है, लाइकोपीन भी क्रोमोप्लास्ट है, और एंथोसिन भी, एंथोसाइनिन भी क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमो का मतलब हो गया रंग। तो लाइकोपीन कैसा, जेंथोफिल कैसा रंग देगा, पीला, येलो। ठीक है, लाइकोपीन कैसा कर देगा, लाल। एंथोसिन कैसा देगा, लाल। ठीक है, जेंथोफिल किस में पाया जाता है, पपीते में, जिसकी वजह से वो पीला होता है। लाइकोपीन मिलता है टमाटर में, जिसकी वजह से वो लाल होता है। और एंथोसिन मिलता है सेब में, जिसकी वजह से वो लाल होता है। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 873 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। चंदमणि IAS अकेडमी 67 तो 68 BPSC के लिए लेके आया है मेंस टेस्ट सीरीज़, जिसमें GS की क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए, जहाँ 20 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-225508 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 874 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सिल्क वॉर्म्स आर ग्रोन ऑन, रेशम का कीड़ा किसके पत्ते पर बढ़ता है। बढ़ने से तात्पर्य है कि प्रजनन करेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। ठीक है, और उसका भोजन भी मुख्यतः वही है। तो उसका ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फिकस, ये पेड़ होता है फिकस का, पीच, आड़ू, मैंगो, आम के पत्ते, मलबरी, शहतूत के पत्ते। तो देखिए, प्रश्न बड़ा ही सरल है। रेशम का जो कीड़ा है वो
आमतौर पर शहतूत के पत्ते का भोजन करता है और इसका मुख्य आहार यही है, और इस पर ये अंडे भी देता है, और फिर इसी से इनको उठा लिया जाता है कोकून्स को, और फिर रेशम का उत्पादन किया जाता है, किसान लोग करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 874 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 875 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है द टाइप ऑफ फ्रूट इन विच ऑरेंज कैन बी प्लेस्ड। एक प्रकार का फल जिसमें संतरे को रखा जा सकता है, वो कौन सा है? ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है हर्सपेडियम, ऑप्शन बी है नट, ऑप्शन डी है, सी है ड्रूप, इसको यहाँ नट ही कर लीजिएगा, है ना, हिंदी में भी नट ही रहता है। ऑप्शन डी वन सीडेड बेरी, एक बीज वाली बेरी, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो फल है या जो फ्रूट है वो मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है सामान्य फल या सिंपल फ्रूट, एक होता है ड्राइड फ्रूट या सूखा फल, एक होता है आपका एग्रीगेट फ्रूट, गुच्छा होता है, बंच होता है ना, इसको एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं, और एक होता है कंपोजिट फ्रूट। ये सिंपल फ्रूट का टाइप ही है ये। ठीक है, तो यहाँ जो हमें चर्चा करनी है, अखरोट उदाहरण है नट का एक्चुअली, है ना, नट ही बना देते। चलिए, तो हमने बात की सिंपल फ्रूट की, जो सामान्य फल होता है। अब इसमें क्या होते हैं, इसके विभाजन और हैं, अलग अलग इसमें फर्दर डिवीज़न हुए हैं, जिसमें आता है आपका मुख्यतः ड्रूप आएगा, उसके भीतर आपका हर्सपेडियम आएगा, उसके भीतर आपके बलूस्टा आएंगे। ठीक है, अब ये बता देते हैं क्या क्या है। हर्सपेडियम क्या है? हर्सपेडियम वो फल बोला जाता है जिसके अंदर बाहर की जो उसकी फल की त्वचा है ना, जो स्किन है फल की, वो कैसी है, वो थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, और अंदर का जो फल होगा वो उस त्वचा से एकदम चिपका नहीं होगा, जैसे आम में होता है। ठीक है, आम किसके अंदर आएगा? आम आएगा फ्लैशी के अंदर। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, इस पर आते हैं। तो जो हर्सपेडियम है, इसमें क्या होगा, जो फाँक है उसकी वो अलग अलग रहेगी, और हर फाँक के अंदर एक बीज पाया जाएगा, है ना, मतलब बाहर की स्किन के अंदर फर्दर डिवीज़न होंगे, और हर डिवीज़न के अंदर एक सीड पाया जाएगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका उदाहरण है संतरा, और यही इसका सही उत्तर है। नींबू इसी के भीतर आता है, अलग अलग फाँक होगी और उसके अंदर बीज रहेगा। ठीक है, बात करते हैं नट की। तो जो नट है ये आएगा ड्राइड फ्रूट में, सूखे हुए फलों में। ड्राइड फ्रूट जैसे आपका अखरोट हो गया, बादाम हो गया, आपका छुआरा हो गया, ये सब अखरोट इसके ड्राइड फ्रूट के उदाहरण हैं, कि इनका जो हम लोग खाते हैं इन्हें, तो ये सूखे हुए रूप में होते हैं। जब ये कच्चे होते हैं या इनमें गूदा मौजूद होता है तब ये खाने लायक नहीं होते, तो ये नट की कैटेगरी में रखे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन बात करते हैं ड्रूप की। तो ड्रूप भी है, ये भी सिंपल फ्रूट या सामान्य फ्रूट का ही एक विभाजन है। ड्रूप का मतलब होता है ऐसे फल जिनमें ढेर सारा गूदा पाया जाता है और एक गुठली पाई जाती है, जिसका बड़ा अच्छा उदाहरण है आम, अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, आम हो गया, आड़ू हो गया, एक बीज ऊपर गूदा, और जो ऊपर की इसकी त्वचा होगी, जो स्किन होगी, वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, पतली होगी, जो आसानी से छीली जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं एक बीज वाली बेरी, वन सीडेड बेरी। तो वन सीडेड बेरी किसके भीतर आएगी? ठीक है, आपकी वन सीडेड बेरी आएगी एग्रीगेट फ्रूट के अंदर, जो भी बेरीज आती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया हर्सपेडियम। देख लिया हमने हर्सपेडियम क्या है, नट क्या है, ड्रूप क्या है। और जो आपका पोमेग्रेनेट हो गया, जो अनार हो गया, ये आता है बलूस्टा के अंदर, ये लिख लीजिए, बेल्यूस्टा। कई सारे बीज एक ही फल में अलग अलग विभाजन, जैसे अनार का दाना होता है, हर में एक बीज होगा। ठीक है, अलग से, और सारे बीज मिलके एक मोटे छिलके के अंदर मौजूद रहेंगे। प्रश्न नंबर 875 का हमने देख लिया, उदाहरण देख लिया, और उत्तर हो गया इसका ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 876 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है आलू का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है? एडिबल पार्ट आपसे पूछा है, क्या ये फल है,
क्या ये जड़ है, क्या ये तना है, क्या ये बीज है, बताइए। तो आलू ज़मीन के नीचे उगता है, जो हम उसका भाग खाते हैं, परंतु जो आलू होता है वो जड़ नहीं होता। ज़मीन के नीचे अगर कोई चीज़ उपलब्ध है तो उसका ये मतलब नहीं पेड़ में कि वो जड़ ही होगी। आलू क्या है? तो आलू एक तना है ना, मॉडिफाइड स्टेम है। अब इसको समझाते हैं कैसे, क्यों ये आपका जड़ नहीं है। देखिए फल तो होगा नहीं, फल जो है अमूमन तने पर लगते हैं और तना होता है ऊपर, है ना। बीज भी नहीं है। बीज तो तब होगा जब फूल आएगा, और फूल से बीज का निर्माण होता है, और फूल में ही से ही फल बनता है। ठीक है, तो आलू में फूल तो आता नहीं, या आप लोगों में किसी ने देखा हो तो बताइएगा। ठीक है, मजाक था, आलू में कभी फूल नहीं आता। और इसका जो लगाया भी जाता है तो आलू का ये तना ही है जो हम लोग खाते हैं, इसी को लगा दिया जाता है, इसी से फूट जाता है। क्यों? अब देखिए आलू में आपने देखा होगा तो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जो इनको कहा जाता है आलू की आँख या आइज़ ऑफ पोटैटो। अब ये क्या है? जो हमने देखा है कि जो तना होता है उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बने रहते हैं। अगर ये मान लीजिए कोई टहनी है किसी भी पेड़ की, तो उस पर छोटे छोटे ये नोड्यूल्स बने होंगे थोड़ी थोड़ी जगह पर, और ये क्या होंगे, इन्हीं से शाखाएं फूटती हैं। तो आलू के ऊपर जो आँख पाई जाती है वो भी ये नोड्यूल्स ही हैं। ठीक है, आलू को अभी अब जैसे सर्दियों में देखेंगे तो क्या होगा, इनकी आँखों में से नई कोपलें फूटने लगेंगी, है ना। तो क्या है, वो उसी का उदाहरण कि ये किस टाइम है, इसको आप लगा दीजिए ये अभी, तो क्या होगा, इसी में से जड़ें फूट जाएंगी। ठीक है, इसलिए तना है। प्रश्न नंबर 876, ऑप्शन सी सही हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 877 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, जो लहसुन की तीखी गंध होती है वो किसके कारण से होती है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एलिसिन, बी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन डी कार्बोलिक एसिड, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, जो लहसुन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसको समझा भी दूंगा। देखिए इसका सही उत्तर तो हो गया एलिसिन, ये याद कर लीजिएगा, फैक्ट है। अब ये तीखी गंध जो एलिसिन की वजह से है, तो एलिसिन क्या है? एलिसिन एक आपका सल्फर कंपाउंड है, इसका सल्फर का या गंधक का कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, सल्फर जो होता है वो दूसरे सल्फर से जुड़ा रहता है, और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है इसके बीच में। ये एलिसिन का टाइप है, और ये आगे फिर जुड़े रहते हैं, ऐसे जुड़ता सल्फर में ही है। पर ये मुख्य इसमें कनेक्शन होना ज़रूरी है, तो इसलिए सल्फर बॉन्ड है ये, ऑक्सी सल्फर बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड, और उधर आगे सल्फर सल्फर। तो इसका सही उत्तर हो गया एलिसिन। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे बढ़ते, चंदमनी IAS अकेडमी 68वीं BPSC परीक्षा के लिए लेके आया है क्लास और टेस्ट सीरीज़, जिसमें GS के जो टेस्ट हैं और क्लासेज हैं वो 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। यहाँ 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-22-55-08 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 878 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, द प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज, शुष्क जलवायु के अनुकूल पौधों को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी एपीफाइट्स, ऑप्शन डी हेलोफाइट्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, शुष्क जलवायु के अनुकूल जो पौधे हैं उनको बोला जाता है जीरोफाइट्स। अभी विशेषता बताऊंगा इसकी, है ना, बाकियों को समझ लें। तो जीरोफाइट ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें क्या होता है, जड़ें बहुत लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि शुष्क वातावरण है, पानी की मात्रा ना के बराबर है, तो पानी की तलाश में जड़ें बहुत लंबी हो जाती हैं नीचे। और पेड़ में क्या बदलाव होंगे, पत्तियां बिल्कुल ना के बराबर होंगी, तना होगा वो मोटा हो जाएगा, और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया वो तने से होगी, तो क्या होगा, पानी का बचाव होगा। उदाहरण के रूप पर नागफनी का पौधा है कैक्टस। कैक्टस में क्या होता है, जो उसका स्टेम होता है, जो तना होता है, वो गुदगुदा होता है, मुलायम होता है, और उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पत्तियां अमूमन नागफनी के पौधे में नहीं पाई जाती, है ना। कुछ वैरायटी हैं कैक्टस की जिसमें ना के बराबर पत्तियां होती है, इक्का दुक्का, है ना, इसमें कांटे होते हैं ढेर सारे।
जो इसकी पत्तियां हैं वो उन्होंने कांटों का रूप ले लिया है, और वो दो काम करती हैं, पेड़ को बचाती हैं बाकी जीवों से, दूसरा पानी को पेड़ से निकलने नहीं देती। ठीक है, तो ये हमने ज़ीरोफाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, विशेषताएं। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे पेड़ होते हैं जो पानी से के आसपास पाए जाते हैं, इनको कहते हैं वाटर लविंग प्लांट्स, पानी इनको बड़ा प्यारा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स में कौन से पेड़ आएंगे, तो इसमें अमूमन जलीय पौधे आएंगे, जैसे आपका वाटर हाइसिंथ हो गया, आपका कमल का पेड़ हो गया, पौधा जो कमल का हो गया, पेड़ तो कहना गलत होगा, जो लोटस है ना, वो हो गया आपका हाइड्रोफाइट्स। तो वो सारे पेड़ पौधे जो दलदली इलाके में या पानी के ऊपर जो जलीय पौधे हैं उन वो सब हाइड्रोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है एपीफाइट्स। तो एपीफाइट वो पौधे होते हैं जो नाजुक होते हैं, छोटे होते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं हमारे, जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, वहाँ पर क्या होता है, वर्षा बहुत अधिक होती है, और अमूमन हर दोपहर बाद बारिश होती है। अब क्यों होती है, ज्योग्राफी में समझ लिया जाएगा, हम वापस बायो पे ही रहते हैं। तो वर्षा बहुत होती है तो क्या होता है, यहाँ जंगल बहुत घना होता है, और इतना घना होता है कि सूर्य की जो रोशनी है वो ज़मीन तक नहीं पहुँचती, तो नीचे जो छोटे पौधे हैं वो जीवित नहीं रहते, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। अब इन एपीफाइट्स क्या करते हैं, इनका जो जमते हैं, ये किसी ऊंचे पेड़ के ऊपर जमते हैं, उसके तने के ऊपर। इससे इसके दो फायदे होते हैं। ऊपर जमने की वजह से पहले तो इनको सूर्य की रोशनी मिलने लगती है, जिससे इनका विकास हो। दूसरा, ज़मीन से ऊपर हैं तो जानवरों से बचे रहते हैं, कमज़ोर हैं। ठीक है, तो ये पैरासाइट नहीं है, मतलब जिस पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं उससे ये कुछ सोख नहीं रहे हैं, ये केवल उनसे सहारा ले रहे हैं। ऐसे को कहा जाता है एपीफाइट्स। और इसका उदाहरण है जो ऑर्चिड्स के फूल होते हैं ना, वो एपीफाइट का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी आपका हेलोफाइट्स कह रहा है। तो हेलोफाइट्स ऐसे पौधों को कहा जाता है जो ऐसी जगह होते हैं जहाँ नमक की अधिकता होती है पानी में। तो कुल मिला के जहाँ खारा पानी है, जो सॉल्टी वाटर्स है, उनमें पाए जाते हैं हेलोफाइट्स। तो इसका बड़ा अच्छा सुंदरी का जो वृक्ष है, जो सुंदरी ट्री है, वो हेलोफाइट का उदाहरण है, अच्छा उदाहरण। हेलोफाइट्स पे क्या होता है, एक विशेष प्रक्रिया होती है कि पानी में से नमक छानने की प्रक्रिया इनमें छलनी लगी होती है। ठीक है, तो पत्तियों से नमक छन के बाहर हो जाता है और पानी को ये सोख लेते हैं अंदर वापस, तो जड़ों से पानी आता है उसको। तो ऐसे पेड़ों को कहा जाता है हेलोफाइट्स। फिलहाल प्रश्न नंबर 878 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 879 आपके सामने है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपियम क्या है, अफीम का मुख्य संगठक क्या है। तो आपके ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, हेरोइन, बी एट्रोपिन, सी मॉर्फिन, या डी कुनैन। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका जो अफीम है, इससे क्या मिलता है, इससे मिलती है मॉर्फिन। ठीक है, और मॉर्फिन का क्या काम है, मॉर्फिन का काम आता है जो आपका मेडिकल के क्षेत्र में, और एक तरह का सिडेटिव है, एक तरह का पेन किलर है। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम मॉर्फिन काफ़ी दिया जाता था, अब तो मॉर्फिन का उपयोग कम हो गया है, तो एक पेन किलर है। ठीक है, और एट्रोपिन को देख लेते हैं। तो एट्रोपिन जो क्या है, ये भी सर्जरी में काम आता है, और ये जो स्वेटिंग वगैरह होती है शरीर से, उसको रोकने के काम आता है, और ये धतूरा के जो पेड़ है उससे निकाला जाता है। ठीक है, ये भी प्लांट का ही प्रोडक्ट है एट्रोपिन। कोनैन आपको पता ही है कि सिंकोना जो प्लांट होता है, पेड़ है, उसकी छाल से निकाला जाता है, और मलेरिया में इस्तेमाल होता है कोनैन का। ठीक है, अब मॉर्फिन की बात कर रहे हैं। तो मॉर्फिन जो है ये एक तरह का रेजिन है ना, और ये ब्राउन कलर का होता है, गाढ़ा भूरे रंग का होता है। ओपियम का जो फूल है उससे निकाला जाता है, और जो अफ़ीम है उसकी खेती मुख्यतः अफ़गानिस्तान वगैरह में होती है, और इंडिया में राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ अफ़ीम की खेती की जाती है अंग्रेज़ों के टाइम से, है ना, इसका लाइसेंस भी मिलता है।
क्योंकि अफ़ीम का उपयोग मेडिसिन में किया जाता है, इसलिए अफ़ीम को उगाया जाता है। नशे के लिए तो इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, फिर उसके नुकसान भी होते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 879 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 880 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है ऑयस्टर मशरूम के बारे में, कि जो ऑयस्टर मशरूम है वो इनमें से किसका उदाहरण है। तो देखिए, नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो कुकुरमुद्दा होता है उसको मशरूम कहते हैं, और कुकुरमुद्दा किसी भी प्रजाति का हो, उसकी बहुत प्रजाति आती है। जैसे बटन मशरूम हो गया, ऑयस्टर मशरूम आपके सामने लिखा हुआ है। कुछ जहरीले भी होते हैं कुकुरमुद्दे, हर कुकुरमुद्दा खाया नहीं जाता। तो कुकुरमुद्दा कोई भी है, वो क्या है, वो एक तरह का कवक है, फंगी है। ठीक है, वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी नाम से अगर पूछ लें तो। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा कवक, ऑप्शन डी फंगस। ठीक है, बाकी तो सब फिर ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं, एक ही सही होगा, ऑयस्टर मशरूम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 881 आपके सामने है। ये पूछ रहा है हेलियोफाइट के बारे में। हेलियोफाइट इनमें से क्या है? क्या एक जलीय पौधा है? क्या एक पौधे की बीमारी है हेलियोफाइट? क्या ये सनस्ट्रोक प्लांट है? क्या ये रूटलेस प्लांट है, बिना जड़ वाला पौधा है? या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो आइए समझते। जो जलीय पौधा है, जो एक्वेटिक प्लांट है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हाइड्रोफाइट। अभी हमने पीछे देखा था हाइड्रोफाइट, है ना। वो जलीय पौधे होते हैं। प्लांट डिसीज ये है नहीं हेलियोफाइट। फाइट का मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाला। सन स्ट्रोक प्लांट, हेलियोफाइट क्या होते हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको सूर्य की रोशनी बड़ी पसंद होती है। पसंद तो सभी पेड़ों को है, इनको कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है। क्यों? क्योंकि जिधर उधर सूर्य घूमता है उधर उधर ये अपनी शक्ल लिए जाते हैं। सूरज से आमने सामने रहने की होड़ रहती है। तो ऐसा हम किस में देखते हैं? सूरजमुखी के पौधे, कि जिधर उधर सूरज घूमेगा और फूल भी उधर घूमता जाता है, इसलिए उसको सूरजमुखी सनफ्लावर कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पेड़ क्या होते हैं? हेलियोफाइट्स। ये सन स्ट्रोक प्लांट कहे जाते हैं। सन स्ट्रोक मतलब सन हो गया सूर्य, और स्ट्रोक मतलब हो गया जिधर सन की दिशा उधर ये हो लिया। ठीक है, ऑप्शन डी बिना जड़ वाला पौधा। तो बिना जड़ वाला पौधा कौन सा होता है? तो इसके अंदर कौन से आएंगे? इसके अंदर आएंगे शैवाल, जो मुख्यतः थैलोफाइट्स। थैलोफाइटा हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे पेड़ जिनमें ना जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, ना फूल है, ना फल है, फिर भी ये पौधे हैं। ठीक है, इसके नीचे शैवाल आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 881 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। चंदमनी IAS अकेडमी BPSC 67 और 68 के लिए लेके आया है मेंस ऑप्शनल कोर्सेज फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए। क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 882 आपके सामने है। प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है ना। आपको सही का चयन करना है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो अलग अलग हैं, आपस में ताल्लुकात नहीं है उनका, है ना। बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निष्क्रियता को तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकिनिन है। डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज साइटोकिनिन। तो हमें पता है जो हमारे पेड़ होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। जैसे गिब्रेलिन होता है, एक आपका इथाइलिन होता है, साइटोकिनिन है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, जो साइटोकिनिन होता है इसको डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि साइटोकिनिन क्या करता है, जो आपके कोशिकाएं हैं ना उनके विभाजन में मदद करता है, सेल डिवीज़न में। और जब सेल डिवीज़न होगा तो क्या होगा? पेड़ में नई नई शाखाएं निकलेगी। शाखाएं निकलेगी, साथ ही साथ जब कोशिकाओं का विभाजन होगा तो पेड़ का आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। डोरमेंसी होगी, बौनापन कह सकते हैं एक तरह का, है ना, कि उसके आकार में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये बात तो सही हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक राइजोबियम है। तो हमें पता है कि जो गन्ना होता है उसमें जो जैव उर्वरक है, जो बायो फर्टिलाइज़र है, वो कौन सा होता है? वो होता है एसिटोबैक्टर, ना कि राइजोबियम। तो ये गलत हो गया, है ना। शुगर केन में आपका एजिटोबैक्टर होता है।
ऑप्शन सी क्या कह रहा है, खारे पानी में उगने वाले पौधों को थैलोफाइट्स कहते हैं। तो अभी हमने पीछे देखा कि जो खारे पानी में पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है हेलोफाइट्स, है ना, HALO, HELL मत कर दीजिएगा, HALO, हेलोफाइट्स, ठीक है। और थैलोफाइट कौन से, वो पौधे जिनमें ना जड़ है, ना तना है, ना पत्तियाँ है, ना फूल है, और फिर भी पौधे हैं। इसके भीतर आ गए आपके एल्गीज, है ना, कवक। चलिए, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, वीपिंग जेली इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिड। वीपिंग जेली अम्ल की अधिकता के कारण होती है। इसको समझ लेते हैं, बड़ा अच्छा तथ्य आपके लिए हमने डाला हुआ है इसमें। ये वीपिंग जेली क्या होती है? तो वीपिंग जेली क्या है कि जेली आप लोगों ने देखी होगी, एक तरह का जैम समझ लीजिए। जैसे घर में जैम होता है जो हम लोग ब्रेड वगैरह पे लगा के खाते हैं, तो जेली भी उसी का प्रकार है, वैसे ही जेल होता है। या बालों में लगाने वाला ये भी जेल कहलाता है। तो जेली अगर आपने किसी बीकर में रखी हुई है या उसमें अपनी लेबोरेटरी में रखी हुई है प्रयोगशाला में, तो उसमें से अगर पानी निकलने लगे, ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं वीपिंग। तो कहा जाता है कि जेली के आंसू निकल रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें क्या हो गया है, उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है ना, और उसका पीएच क्या है, कम हो गया है। इसीलिए क्या होता है, पीएच कम हो जाने से उसमें जो अतिरिक्त पानी होता है वो जेली से बाहर निकल जाता है, और जेली और बीकर के बीच में वो आगे फंस जाता है, और हमें लगता है कि जेली जैसे रो रही है, और रोती वोती नहीं, केवल पानी अपना जो अतिरिक्त है उसको बाहर छोड़ देती है। जैसे हम कपड़ा जब निचोड़ते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है जो उसमें अतिरिक्त है, इसी प्रकार ये अपने अंदर का अतिरिक्त पानी बाहर छोड़ देती है, उसको विपिंग जेली कहा जाता है। और ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सही का कथन करना था तो आपका ऑप्शन ए और डी सही है। और जब हमारे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं तो उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन ई। तो प्रश्न नंबर 882 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ई, क्योंकि इसका ए और डी सही है और बी और सी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 883 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 883 कह रहा है कि जो लौंग के पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है लौंग, है ना। क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्राइड स्टेम्स, ड्राइड सीड्स, ड्राइड फ्रूट्स, सूखे फूल की कलियां। तो देखिए, जो लौंग होती है अगर आप उसको देखें तो क्या है, उसमें एक ऐसे गोल बना रहता है, फिर उसके चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे निकले रहते हैं, और एक ये डंडी होती है। तो ये आपको अगर कहीं ना कहीं देखे तो फूल का उदाहरण नहीं लगता। फूल भी तो ऐसे ही होता है, फूल में नीचे डंडी होती है, पंखुड़ियाँ होती है, और बीच में उसके पराग होता है। तो वही काम होता है लौंग का भी। तो लौंग क्या है, सूखे फूलों की कलियाँ हैं, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 883 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। सीधा सीधा प्रश्न था, तो आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 884 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, विच इज़ द कंज्यूमेबल पार्ट ऑफ टर्मरिक। हल्दी का कौन सा भाग्य उपभोग्य। आपके ऑप्शन दिए हुए, तना, बी फल, सी फूल, या डी जड़। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, हल्दी के लिए हम लोग कहते हैं हल्दी की गांठें, है ना। हम लोग की जो भाषा शैली है उसमें इसको क्या कहा जाता है, हल्दी की गांठें कहते हैं हम लोग। और हल्दी में का पौधा, शायद आप लोगों ने ना देखा हो, तो हल्दी के पौधे में फूल नहीं आता, ठीक है। अब फूल नहीं आएगा तो फल नहीं बनेगा, तो ये दो ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। और जो हल्दी होती है उसको जो है कहाँ से निकाला जाता है, ज़मीन खोद के निकाला जाता है, ज़मीन के भीतर होती है, ठीक है। और जब ये कच्ची हल्दी होती है, कच्ची से मतलब जब ये निकाल के लाई जाती है तो कुछ कुछ देखने में अदरक जैसी लगती है, ठीक है। और सुखाने के बाद ही इसका जो रूप है वो पीले रंग का दिखाई देता है, जब ये सूख जाती है, सूखी हल्दी कहते हैं। तो कच्ची हल्दी वो जिसमें थोड़ी नमी होती है, वो हूबहू काफ़ी हद तक देखने में अदरक जैसी होती है, ठीक है। तो अदरक और हल्दी ये दोनों ही क्या हैं आपके, ये तने हैं, मॉडिफाइड स्टेम्स हैं। क्यों? अगर इसको रख दिया जाए, कच्चे को सुखाया ना जाए, अदरक हो गया या हल्दी हो गई, तो इनमें क्या होता है, इसमें किल्लियाँ फूट जाती हैं, है ना। इसमें और ये किसका होता है, ये स्टेम में होता है, छोटे छोटे नोड्यूल्स में से नए नए छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 884 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 885 आपके सामने। प्रश्न नंबर 885 कह रहा है कि स्टेम कटिंग इज डन जनरली टू ग्रो, आमतौर पर बढ़ने के लिए तने को काटा जाता है। ठीक है, तने को काटने का मतलब है कि नए पेड़ की उत्पत्ति करने, तो कुल मिला के जो तने को ज़मीन में लगा दिया जाता है बीज लगाने की बजाय। तो इसमें किसके साथ होता है ऐसा? ऑप्शन ए बांस, बी आम, सी केला, डी कपास, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए बात करते हैं। जो बांस होता है वो क्या होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। बांस हो गया या गन्ना हो गया, इसमें क्या होता है? जैसे खांचे बने रहते हैं। ठीक है, गन्ना, बांस, जो दूब घास होती है, ये सब कुछ ना कुछ दिखने में एक ही जैसे हैं, है ना? प्रजातियों का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो इसको अगर गन्ने को यहाँ से काट दिया जाए, फिर यहाँ से काट दिया जाए, या बांस को भी यहाँ से काट दिया और ज़मीन में लगा दिया जाए, तो इसमें नई जड़ें फूट जाएंगी। और बांस भी कैसा होना चाहिए? हरे रंग का। हरा मतलब अभी कच्चा हो, सूखा हुआ बांस जो होता है वो नहीं चल पाएगा, है ना? वो उसमें जड़ें नहीं फूटेंगी। तो बांस को इस प्रकार से ही लगाया जाता है। यही सही आपका उत्तर है। आम, आम गुठली से पैदा होता है, और जो उसमें तना काट के लगाने की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग, है ना? उससे नया पेड़ नहीं बनेगा, परंतु नई प्रजाति बन जाएगी आम की। इसकी टहनी ला के लगा देंगे, उसमें क्या होगा कि उसमें वैसे ही फल आएगा। ठीक है, तो आम तो नहीं होगा। केला, केले की जड़ लगाई जाती है। केला क्या है? केले को समझ लीजिए एक बहुत बड़ी घास है वो। क्यों? केले का जो तना होता है उसमें लकड़ी नहीं होती, हार्ड नहीं होता वो क्या है? वो पत्तियों का गुच्छा है जो ज़मीन से सीधे निकल रही हैं। ठीक है, तो उसके नीचे जड़ है और फिर सीधे पत्तियाँ निकल रही, बीच का तना नहीं होता उसमें। जो हम देखते हैं वो पत्तियों का ही भाग है। ठीक है, अगर आप एक पत्ती उसकी खोलना चाहेंगे तो पूरी आपको नीचे तक वो आपके साथ चली जाएगी। अगर आप बाहरी पत्ती खोलते हैं, अंदर की खोलेंगे तो फिर तने से टूट जाएगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो केला जड़ से होके लगाया जाता है। कपास, कपास का बीज होता है, किसमें निकलता है? कपास जो होता है जिससे रुई निकलती है वो क्या है? उसका फूल है ना? और उसमें एक बीज होता है जिसको बोनेला बोला जाता है, और वो पशुओं को खिलाया भी जाता है, दुधारू पशुओं को। तो ये भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 885 का हमने देखा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS एकेडमी 68वीं BPSC परीक्षा के लिए लेके आया है क्लास और टेस्ट सीरीज़, जिसमें जो 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है। यहाँ 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 885 तक आज हम लोगों ने चर्चा कर ली है। कल हम लोगों की मुलाकात फिर होगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।